ये है मसूद अजहर, एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद का चीफ लीडर। कुछ हफ्ते पहले इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पीच दी जिसमें इसने कहा कि ये कश्मीर में जिहाद करने के लिए अपने आदमियों को भेजेगा और साथ में इसने इजराइल के अगेंस्ट भी ऑपरेशंस करने का हिंट दिया। इसकी स्पीच के कुछ दिन बाद ही जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक मैसेज रिलीज किया गया जिसमें बाबरी मस्जिद को आज़ाद करवाने और राम जन्मभूमि टेम्पल पर अटैक करने की धमकी दी गई। हालांकि इसके बाद इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान को मसूद अजहर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड भी की। लेकिन अगर हम टेररिज्म को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत खराब है। हमेशा से ही पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एज अ टूल यूज करता रहा है और उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता रहा है। और इसकी जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में पाकिस्तान ने अपने ट्रेंड मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को इंडिया पर अटैक करने के लिए भेजा था और उस इन्फिल्ट्रेशन में पाकिस्तान के द्वारा लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स का भी सहारा लिया गया था। लेकिन कारगिल वॉर के पीछे पाकिस्तान के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना, कश्मीर इशू को इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करना ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र कश्मीर इशू पर पड़े और इंडिया को डिप्लोमेटिक प्रेशर का सामना करना पड़े। बेसिकली पाकिस्तान ये दिखाना चाहता था कि कश्मीर इशू अनरिजॉल्व्ड है और वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि कारगिल वॉर के बाद उस टाइम के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये बार बार कहा था कि उनको कारगिल वॉर के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं दी गई थी और ये सब कुछ परवेज मुशर्रफ और उसके क्लोज मिलिट्री ऑफिसर्स ने इंडिपेंडेंटली प्लान किया था। सोल्जर्स इन कारगिल, पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था हमने। ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री was converted into a political defeat। ये हुआ हमारे साथ वहां, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं 26/11 मुंबई अटैक्स के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद के बारे में और इसकी ऑर्गेनाइजेशन जमात उद दावा के बारे में, जो कि काफी टाइम से पाकिस्तान का फेवरेट जिहादिस्ट टूल थी। दिसंबर 2008 के बाद जमात उद दावा पूरी दुनिया के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी टाइम तक एक समाज सेवक ऑर्गेनाइजेशन बनी रही। यानी जब तक पाकिस्तान इसको अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एज अ टूल यूज करता रहा। 1985 के आसपास हाफिज सईद और जफर इकबाल के द्वारा जमात उद दावा ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। स्टार्टिंग में ये एक इस्लामिक प्रीचिंग और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी और पाकिस्तान में भी इसको एक ह्यूमैनिटेरियन और सोशल वेलफेयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाता था। इसके बाद फिर 1987 में इन दोनों के द्वारा फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई जिसका नाम था लश्कर ए तैयबा। लेकिन इस बार ये कोई सोशल वेलफेयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म और मिलिटेंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। अब जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्शंस और फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ये जमात उद दावा ऑर्गेनाइजेशन थी, वैसे तो ये दुनिया के लिए एक समाज सेवक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन असल में इनका काम था लश्कर ए तैयबा के टेरर नेटवर्क को सपोर्ट प्रोवाइड करना और फंडिंग प्रोवाइड करना। इसके अलावा जमात उद दावा लश्कर ए तैयबा के लिए मदरसा सिस्टम के जरिए अपने स्टूडेंट्स की रेडिकलाइजेशन करने का काम करती थी, जिनको फिर लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा जाता था और एक ट्रेंड मिलिटेंट बनाया जाता था। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि साल 1990 से 2010 तक कश्मीर में लश्कर ए तैयबा की इंसर्जेंसीज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी थीं। 1990s के दौरान लश्कर ए तैयबा ने क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के जरिए मिलिटेंट्स को इंडिया में भेजना शुरू किया। ये मिलिटेंट्स हेवली आर्म्ड होते थे और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस को टारगेट करते थे। इस टाइम के दौरान लश्कर ए तैयबा को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के द्वारा डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा था, यानी कि फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग। आतंकियों का कमांडर मोहम्मद नाम का एक खूंखार आतंकी था। वो संसद के गेट नंबर 1 से मुख्य इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। जवानों ने सबसे पहले उसे ही मार गिराया। साल 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके पीछे मेनली लश्कर ए तैयबा ही रिस्पॉन्सिबल थी।
इस अटैक के बाद पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से लश्कर तैयबा को बैन कर दिया गया। पर एक्चुअल में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिर भी एक्टिवेट रही, जमात उद दावा को एज अ कवर ऑर्गेनाइजेशन यूज करके। यानी कि अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक सिक्के के दो पहलू बन चुकी थी। दुनिया को दिखाने के लिए समाज सेवक, लेकिन इंडिया के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि छुपकर इंडिया के अगेंस्ट अपने टेररिस्ट ऑपरेशंस चला रही थी। हम अपनी बालकनी से देख सकते थे बॉडीज को बाहर लाया जा रहा था और पुलिस अंदर आ रही थी। वो दिल दहला देने वाला भयंकर मंजर था। साल 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो उन अटैक्स के पीछे भी लश्कर तैयबा यानी जमात उद दावा का ही इन्वॉल्वमेंट था। इन अटैक्स के बाद पाकिस्तान पर इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पर अमेरिका और इंडिया का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने लगा और पाकिस्तान से जमात उद दावा के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड की जाने लगी। इसके बाद फिर 2018 में पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होने के बाद भी पाकिस्तान अपने देश में हाफिज सईद की जमात उद दावा और मसूद अजहर की जैश-ए-मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन को लगातार फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। और ये ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से ओपनली अपनी टेरर एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रही थी। अब पहले मैं आपको FATF के बारे में बताता हूँ। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल क्राइम जैसी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने का काम करती है। तो 2018 में पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ने लगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करने लगे और वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान को लोन लेना मुश्किल हो गया। अब इस टाइम पर आकर पाकिस्तान के लिए लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक लायबिलिटी बन चुकी थी, क्योंकि इनके होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था और ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब पाकिस्तान के लिए दोबारा से सब कुछ नॉर्मलाइज करने के लिए इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना एक मजबूरी बन चुकी थी। इसलिए पाकिस्तान ने इन दोनों में से हाफिज सईद को चुना, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के चार्जेस लगाकर इसको अरेस्ट कर लिया और इसकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लश्कर तैयबा को टेम्परेरीली बंद कर दिया और इसके टेररिस्ट कैडर को इनएक्टिवेट कर दिया। लेकिन साथ ही में इसको किक ऑफ करने के बाद पाकिस्तान ने अपने फॉरेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मसूद अजहर और इसकी ऑर्गेनाइजेशन को साइलेंटली रीबिल्ड और एम्पावर करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं मसूद अजहर और इसकी ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद के बारे में। इंडिया की हिस्ट्री में जितने भी खतरनाक टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उनमें से ज्यादातर अटैक्स के लिए ये और इसकी ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल थी। साल 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद मसूद अजहर को UNSC के द्वारा टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान इसको शेल्टर प्रोवाइड करता रहा और इस बात का एविडेंस 2022 में पाकिस्तान की प्रोग्रेस रिपोर्ट में मिला, जो कि एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप को 2018 के एक्शन प्लान के लिए सबमिट की गई थी। एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप FATF का ही एक सब ग्रुप है जो कि ये मॉनिटर करता है कि क्या कंट्रीज अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करती भी हैं या नहीं। तो 2022 में पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि हमें मसूद अजहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि 2019 तक उसको UN के द्वारा टेररिस्ट डेजिग्नेट नहीं किया गया था और हमने उसको ट्रैक करना शुरू नहीं किया था। लेकिन 2019 में इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट करने से कुछ हफ्ते पहले ही उस टाइम के पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मसूद अजहर बीमार है और अपने घर तक ही लिमिटेड है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि UN के द्वारा इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के बाद ही एकदम से ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए गायब हो गया और अगले कई सालों तक पाकिस्तान यही कहता रहा कि हमें नहीं पता कि मसूद अजहर कहां पर है। 2021 में पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए मसूद अजहर को इन एब्सेंशिया 9 साल की सजा सुनाई। इन एब्सेंशिया मतलब किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट बिना उसके कोर्ट में प्रेजेंट हुए उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स करना और उसको सजा सुनाना। सितंबर 2022 में पाकिस्तान ने कहा कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में छुपा हुआ है और पाकिस्तान की स्टेटमेंट से अफगानिस्तान ने काफी अग्रेशन के साथ रिएक्ट किया और पाकिस्तान के इस क्लेम को मानने से इनकार कर दिया और साथ ही में ये भी कह दिया कि ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस
पाकिस्तान की मिट्टी पर गवर्नमेंट की सपोर्ट के अंडर ही ऑपरेट करती हैं। इसके बाद फिर अक्टूबर 2022 में जब पाकिस्तान फाइनली FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, तो पाकिस्तान की तरफ से जो जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उनमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। और तभी से आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स या वायलेंस एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। जिस टाइम के दौरान पाकिस्तान पर मसूद अजहर के अगेंस्ट एक्शन लेने का प्रेशर था और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, उस टाइम पर भी जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में अपने टेरर ऑपरेशंस ऑपरेट कर रही थी, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि कश्मीर टाइगर्स और पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। इन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ मोस्टली सॉफ्ट टारगेट्स जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, टूरिस्ट्स और लोकल्स की टारगेट किलिंग्स में होता है। और जो ज्यादा प्रोफेशनल और प्लान्ड अटैक्स होते हैं जैसे कि मिलिट्री कॉन्वॉयज पर एम्बुश अटैक करना, ऐसे अटैक्स के पीछे मोस्टली जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होता है। लेकिन अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली अपने अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अवॉइड करती हैं ताकि पाकिस्तान पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर ना आए। अगर हम मसूद अजहर की रीसेंट स्पीच के बारे में बात करें तो पिछले 21 सालों में ये इसकी पहली स्पीच है जिसमें इसने इंडिया को ओपनली चैलेंज किया है। और इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और सपोर्टर्स को एक्टिवेट और इंस्पायर करना ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए मोटिवेटेड रहें, अपनी भड़काऊ स्पीचेस या हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज के जरिए नए लोगों को अपने ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट करना और पाकिस्तान की मिलिट्री को ये दिखाना कि जैश-ए-मोहम्मद अभी भी उनके लिए रेलेवेंट है और इसलिए उनको ज्यादा सपोर्ट और ऑपरेशनल फ्रीडम मिलनी चाहिए। 2020 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये पब्लिकली क्लेम किया था कि इंडिया बलोच सेपरेटिस्ट, पंजाबी तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है और उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट एज अ टूल यूज कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने FATF की मीटिंग्स में भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी कि इंडिया पाकिस्तान के इंटरनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है। लेकिन अब ये बलोच सेपरेटिस्ट, पंजाबी तालिबान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों है और कैसे अब पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद का यूज़ पंजाबी तालिबान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान से सेपरेट करके कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर सकता है, अब इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो बलोच सेपरेटिस्ट पाकिस्तान में बलोचिस्तान रीजन के वो ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के रूल को मानने से इनकार करते हैं या रिजेक्ट करते हैं और अपने रीजन के लिए इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी और अंडर डेवलपमेंट का शिकार भी बलोचिस्तान ही है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी तो उस टाइम पर जो बलोचिस्तान का कालट स्टेट था ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्शन के साथ इस एरिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद फिर बलोचिस्तान में कई सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पैदा हो गए जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे। अब जो बलोचिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू हुआ उसको बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहा जाता है, जो कि आज भी चल रही है और टाइम टाइम पर इसको सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान हैवी मिलिट्री ऑपरेशंस करता रहा है। अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो आज बलोच ग्रुप्स पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइनीज प्रोजेक्ट्स और मिलिट्री एसेट्स पर अटैक करते रहते हैं और बलोचिस्तान में गैस पाइपलाइंस, रेलवेज और सिक्योरिटी फोर्सेस के बेसिस को फ्रीक्वेंटली टारगेट करते हैं और इन इंसर्जेंसीज की वजह से पाकिस्तान के ट्रांस इंडस रीजन में वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तानी तालिबान एक जिहादिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ रहा है। साल 2001 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर वॉर ऑन टेरर में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें तालिबान ग्रुप्स को सप्रेस किया गया। इसलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को एक धोखेबाज माना जो कि इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहा था। इसलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके एक रेडिकल इस्लामिक स्टेट बनाना है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट अन इस्लामिक है।
हिस्टोरिकली पाकिस्तान की मिलिट्री ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी हैवी ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ऑपरेशन रद्द उल फसाद, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तहरीके तालिबान पाकिस्तान की इंसर्जेंसीज का एक और बड़ा रीज़न है। आज के टाइम पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया से लेकर पंजाब और सिंध तक अपने टेरर अटैक्स को एक्सपेंड कर चुकी है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग और मिलिट्री बेसिस पर अटैक करना शामिल है। तो फाइनली अब बात करते हैं पंजाबी तालिबान के बारे में। पंजाबी तालिबान उन जिहादिस्ट ग्रुप्स का एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करते हैं और तालिबान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों से पंजाबी तालिबान काफी हद तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं और इनका एजेंडा भी पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को अन इस्लामिक मानते हुए उसको खत्म करना है। रिसेंट ईयर्स में जो पाकिस्तान में इंटरनल इंसर्जेंसीज हो रही हैं, उनमें पंजाबी तालिबान का काफी डीप इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI हैं, वो ये चाहते हैं कि पंजाबी तालिबान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान से अलग किया जाए और उनका फोकस पाकिस्तान में वायलेंस करने से डाइवर्ट करके इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट यानी कि कश्मीर की तरफ किया जाए। अब जो ये पंजाबी तालिबान और जैश ए मोहम्मद हैं, ये दोनों ही दियोबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैश ए मोहम्मद के पास इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और एक एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क भी है, जिसको पंजाबी तालिबान के लिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसलिए इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के ज़रिए पंजाबी तालिबान को जिहाद करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करना शुरू कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।